पहले ही महामारी से जूझ रहे भारत देश में म्यूकोरमाइकोसिस अब नई महामारी बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने भी अब राज्य सरकारों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने की सूचना दी है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि सभी राज्य इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करें, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल में नए 15 केस दर्ज हुए हैं। अब तक 122 मरीज इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। बुधवार को एसएसजी में इस बीमारी के 18 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें से 2 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। गोत्री अस्पताल में भी 3 मरीजों की सर्जरी हुई है, जिसमें 1 मरीज की आंख और 1 मरीज का जबड़ा निकाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच बड़ोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक और गोत्री हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी का मुद्दा वीएमसी की सभा में उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के काफ़ी सारे केसेस बड़ोदरा में भी आए हैं। करीब एक हफ्ते पहले 11,000 जितने दर्दी मरीज बड़ोदरा के अलग अलग हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल थे। और आप सब जानते हो कि डायबिटीज़ खुद एक कोरोना के लिए हाई रिस्क फैक्टर है। और जब डायबिटीज़ के दर्दी और जिन दर्दियों में मेदस्वीता ज़्यादा है उनको साइटोकाइन स्टॉर्म का खतरा ज़्यादा होता है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म रोकने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जब भी दर्दियों को डायबिटीज होते हैं और उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की ब्लैक फंगस है उसको जिस टिश्यू के अंदर शुगर और एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है उसके तरफ आकर्षण होता है और वो टिश्यू में इन्फेक्शन जल्दी लगती है। ये फंगस के स्पोर वातावरण की हवा में, ज़मीन में, एनिमल एक्सक्रीटा में, सड़े हुए फल, सड़े हुए सागभाजी, सड़ी हुई ब्रेड, बेज वाले मतलब ह्यूमिडिटी वाला जो भी एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे वाटर का सीपेज होता है वो जगह पे ज़्यादा लगते हैं। और कोरोना में स्टेरॉइड का यूज़ काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और जो लोगों को डायबिटीज़ है उनको स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उनका शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। जो लोग प्री डायबिटिक है उनके भी शुगर में बढ़ोतरी हो रही है। और कई ऐसे केस आ रहे हैं कि जो पहली बार डायबिटिक है ऐसा मालूम पड़ता है। तो खास करके जब स्टेरॉइड देते हैं तो दर्दी की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने की वजह से ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। और ये फंगस खास करके भारत में जो वैरायटी पाई जाती है वो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल वैरायटी है, जिसमें ये फंगस बोन का इरोजन करती है और उसकी वजह से कभी आई बॉल के आजू बाजू भी इन्फेक्शन फैल जाता है और आई बॉल निकालना पड़ता है। लोगों की दृष्टि चली जाती है, कभी ये ब्रेन तक पहुंच जाती है और मेनिंजाइटिस भी होता है, फंगल मेनिंजाइटिस, और उनमें दर्दी बेहोश हो सकते हैं, उनको मिर्गी आ सकती है। उसकी वजह से ये रोग को काफ़ी खतरनाक माना गया है। इसमें ऐसा है कि जितना डायग्नोसिस जल्दी होता है उनका दर्दी का बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जब लेट डायग्नोसिस होता है तो आईबॉल निकालना कम से कम 3 से 4 लोगों का आईबॉल निकालने की ज़रूरत पड़ी है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर इन्फेक्शन ऑर्बिट में ज़्यादा फैलता है तो कई लोगों की आईसाइट जा सकती है। जितना जल्दी निदान हो उतना बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। जितना लेट डायग्नोसिस होता है तो मृत्यु दर करीब 50% भी हो सकता है। बड़ोदरा में आज की तारीख में भी इंजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन आशा करते हैं कि अगले हफ्ते तक सभी जगह पे इंजेक्शन मिलते हो जाएंगे। गुजरात में चक्रवात ताउते से भारी नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे। यह तस्वीर है गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका की, जहां चक्रवात ताउते ने तबाही मचा दी है। ऊना शहर और ग्रामीण इलाके में चक्रवात ने इस कदर अपना कहर ढाया है कि पूरा तालुका करीब 10 साल पीछे चला गया है। खेती और मछली उद्योग पर निर्भर तालुका के लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी प्रभावित गांव में से एक गांव गराल का दौरा किया। इस दौरान बुजुर्ग नागरिकों ने उन्हें कहा कि 75 साल में भी ऐसी तबाही कभी नहीं देखी है। तबाही के उस मंजर को बयां करते करते सरपंच के प्रतिनिधि भी भावुक हो गए।
અમે ભગવાનને નથી જોયા, પણ અમારા જે મુખ્યમંત્રી સાહેબ વિજયભાઈ રૂપાણી આવે છે એની પાસે અમે એટલી અપેક્ષા રાખીએ કે તમામ લોકોની સાથે ખડા રહી, ઊભા રહી અને એને મદદ કરે. અમે મહેનત કરવા તૈયાર છે, સાહેબ અમને સપોર્ટ કરે. અમે પાછું નાગેરને હતું એવું ને ઊભું કરવા માટે અમે કાયમી માટે તત્પર છીએ. અમને ખાલી મદદની જરૂર છે. અમને મદદ મળી જાય એટલે અમે પાછું નાગેર હતું એવું ને એવું અમારી ગુજરાતની ઓળખ કેસર કેરીની અમે પાછી અમે ઊભી કરશું. અને વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સંવેદનશીલ છે અને અહીંયા આવે છે, અમારા ગામની મુલાકાત લઈ. અમે એનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનીએ કે આવી પરિસ્થિતિમાં અમને સાંત્વના મળશે અને અમને એના તરફથી કંઈક અपेक्षा કે ભાઈ અમને કંઈક મદદ મળશે. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीड़ितों की बात सुनते हुए ऊना को कच्छ की तरफ फिर से बसाने की कटिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जाएगी। ઉનાના ઉપરથી પણ બધે નિરીક્ષણ કર્યું, રૂબરૂ પણ ગયો તો ગામડાઓમાં પણ જોયું છે, વ્યાપક નુકસાન થયું છે. ઘણા વડીલો એ કીધું છે કે અમે અમારા 75 વર્ષની ઉંમરમાં આવું ભયાનક વાવાઝોડું કે 8 વાગે આવ્યું ને વહેલી સવાર સુધી આ વાવાઝોડું ચાલતું જ રહ્યું, આવા વાવાઝોડા અમે જોયા નથી. ઉનામાં લગભગ આપણે કાચા મકાનો લગભગ પડી ગયા છે. એનું સર્વે કરવાનું પણ સોંપી દીધું છે. સાથે સાથે ખેતીવાડીને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે. બાગાયતોને પણ નાળિયેરી પડી ગઈ છે, આંબાઓ પડી ગયા છે, વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આ બધાનું પણ સર્વેનું કામ આજથી ચાલુ થઈ ગયું છે. અને એવી જ રીતે સફાઈ માટે ઉના શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં બહારથી પણ એટલે કે રાજકોટ કોર્પોરેશન, જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના વધારાની ટીમો મોકલવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. વેરાવળથી પણ અહીંયા લોકો આવે, સફાઈ કામદારો, અને બધું ઝડપથી પૂર્વક થાય, સાફ સુથરું થાય એનું પણ ચિંતા કરી છે. અનાજ હતું ને અનાજ ઉગી ગયું અત્યારે 30 વર્ષ અમે ઊભા નહીં થઈ શકીએ. 30 વર્ષ અમારા માવતરને અમે બગીચા નથી દેખાડી શકતા, એના હૃદય આપણે તમારા આગેવાનોને ભરોસે તમે અત્યારે મહેનત કરો તો બસ અમે બધા બેઠા છીએ. गुजरात राज्य में आंशिक लॉकडाउन की मियाद आज खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति व्यापारियों को दी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गुजरात राज्य के 36 शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इस लॉकडाउन को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन गुजरात के व्यापारियों की मांग के चलते व्यापारियों को सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें लारी गल्ला दुकानें खुली रखी जा सकेगी और आवश्यक सेवाएं दोपहर के 3 बजे बाद भी जारी रह पाएगी। मॉनसून में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में प्री मॉनसून कार्यवाही के भागरूप वडोदरा के मेयर, कमिश्नर और स्थानीय नगर सेवकों ने भूखी कास का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मॉनसून आते ही वडोदरा शहर में थोड़ी सी बारिश ही शहर को जलमग्न बना देती है। ऐसे में भूखी कास की सफाई और कास को गहरी करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, डिप्टी कमिश्नर शैलेश नायक, कॉरपोरेशन के इंजीनियर, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के नगर सेवकों ने इलाके का दौरा किया। જે રીતની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કોર્પોરેશન ડેઝિગ્નેટ કરે છે, એમાં ખાલી એ લોકો વરસાદી કાંસની સફાઈ અને જે વરસાદી કેચપીટો એની સફાઈની વાત કરતા હોય છે. જ્યારે ફ્લડ નિવારવાની વાત હોય તો આનાથી સફિશિયન્ટ ના થાય. આ જે વરસાદી કાંસોનું પાણી છે ને વરસાદી કેચપીટમાંથી જે પાણી જાય એ બેઝિકલી ભૂખીને રૂપારેલ ને મસીયા 3 કાંસો થકી વિશ્વામિત્રી નદીમાં બરોડામાં જાય છે. અને વર્ષોથી અહીંયા પૂરની પરિસ્થિતિ એટલે ઊભી થાય છે કે આ 3 કાંસો અત્યારે જે પહેલાં 30-30, 40-40 ફૂટના કાંસો હતા, અત્યારે ઘટીને 7-8 ફૂટના થઈ ગયા છે. અમુક જગ્યાએ 4-5 ફૂટના થઈ ગયા છે. આ બધા બોટલનેક્સ જ્યાં સુધી કાઢવામાં નહીં આવે, પૂરની પરિસ્થિતિમાં બરોડા શહેરને આ જ રીતના ભોગવવું પડશે. હવે જેમ જેમ વરસાદની પેટર્ન બદલાય છે, દર વર્ષે એક સામટો વરસાદ પડવાની એરેટિક પેટર્ન ઊભી થઈ છે. એમાં ખાસ કરીને જે વરસાદી કાંસો છે એના ઓબ્સ્ટ્રક્શન કાઢવા જરૂર છે અને વિશ્વામિત્રી નદીના બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન કાઢવાની જરૂર છે.
જ્યાં સુધી તંત્ર એ નહીં કાઢે આ તમામ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ઓન પેપર રહેશે. 1.5-2 ઇંચ વરસાદ પડશે અને બરોડા શહેરમાં પાણી ભરાશે. बारिश में जलभराव रोकने के लिए भूखी कासमी से नई कांस बनाए जाने की योजना भी बनाई गई है, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने जानकारी दी. વિશ્વામિત્રી નદીમાં જ્યારે વધારે વરસાદ આવે, જ્યારે ફ્લડિંગ થતું હોય, એના લીધે જે શહેરમાં વધારે પાણી આવતા હોય છે, એના પ્લાનિંગ માટે, પાણીનું થોડુંક ડાયવર્ટ કરવા માટે અત્યારે આપણા બધા મેયરશ્રી અને તમામ અહીંયાના કોર્પોરેટરો ભેગા થયા છે. એટલે આપણા જે અહીંયા ઊભા છે ત્યાં થોડુંક પાણીનું ડાયવર્શન આ બાજુથી કરીએ અને સમાસાવલી રોડથી પુશિંગ કરીને પાણીનું ડાયવર્ટ કરવા માટેનું આયોજન કરી રહ્યા છે. એમાંથી અમને એવું આશા છે કે લગભગ 25-30% જે પાણી ડાયવર્ટ થશે એનાથી સિટીમાં જે પાણી સીધું આવે છે એમાં થોડું ઓછું થશે અને રાહત મળશે. वडोदरा शहर के मेयर ने इस मौके पर कहा कि शहर में प्री मॉनसून कार्यवाही 50 से 60% पूरी कर ली गई है. આખા શહેરની અંદર જ્યારે વરસાદની ખૂબ મોટી સિઝન હોય છે અને ત્યારે જ્યારે અતિવૃષ્ટિ થતી હોય છે, છતાં એક દિવસમાં જરૂરિયાત કરતાં વધુ વરસાદ પડી જતો હોય છે, આપણી ધારણા કરતાં વધુ વરસાદ પડતો હોય છે, તો શહેરની અંદર વરસાદી ગટરોની વ્યવસ્થા સિવાય પણ શહેરની અંદર રૂપારેલ, મસિયા, ભૂખી એવી અનેકવિધ કાંસ છે જેના માધ્યમથી આ પાણી એ વિશ્વામિત્રીમાં જતું હોય છે અને પછી ત્યારના માધ્યમથી આગળ જતું હોય છે. ત્યારે છાણી વિસ્તાર અને તેની આજુબાજુના તમામ કેચમેન્ટ એરિયામાંથી, એટલે જ્યાં વરસાદ પડે છે ને તેનું પાણી જ્યારે ભૂખી કાંસની અંદર આવે છે ત્યારે ભૂખી કાંસ પણ ઓવરફ્લો થાય છે અથવા ભૂખી કાંસ એટલું પાણી લઈ શકતું નથી. ત્યારે ભૂખી કાંસની અંદર જે બોટલનેક્સ થયા હોય અથવા તો જે ભાગની અંદર ડેબ્રિસ ભરાઈ ગઈ હોય એને સાફ સફાઈ માટે, અને એના સિવાય તેનો કયો બીજો ઓલ્ટરનેટ હોઈ શકે ભૂખી કાંસની જોડે, તો એ વિષય લઈને ચર્ચા લઈને આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, એમના સિવાય એમની એન્જિનિયર્સની ટીમ, મારા વોર્ડના, વોર્ડ નંબર 1ના, વોર્ડ નંબર 2ના કાઉન્સિલર, અમારા પક્ષના આગેવાનો તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને એના માધ્યમથી વર્ષોથી આ લોકો પ્રજાની વચ્ચે રહ્યા છે, ક્યાં પાણી ભરાય છે, ક્યાં જરૂરિયાત છે, એના જાણકાર લોકો છે. ત્યારે એ તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે અમે આજે ભૂખી કાંસની અંદરથી એક સમાસાવલી રોડ ઉપરથી થઈને એક પેરેલલ નવી કાંસ ખોલવા જઈ રહ્યા છે, જેના માધ્યમથી ભૂખી કાંસની અંદર વધારાનું જે પાણી આવે એ સીધું વિશ્વામિત્રીમાં અમે ડાયવર્ટ કરી શકીએ એ વિષયની ચર્ચા લઈને આજે અહીંયા અમે સ્થળ મુલાકાત કરી હતી. આજવા રોડ પર જે પાણી ભરાય છે એની પણ એક નવીન કાંસ નાખવાની દરખાસ્ત હિતેન્દ્રભાઈ જોડે વાત થઈ હતી, અને ભૂતકાળમાં પણ એ અડધું કામ થયું છે, બીજું અડધું કામ કરવાનું બાકી છે, એ પણ ચર્ચા થઈ છે. અને એના સિવાય જે રૂપારેલ કાંસ છે જે ત્યાંથી પાણી બહાર લઈ જાય છે એના પણ બોટલ ટેન્ક્સ અમે લાસ્ટ વીક પર ખોલવામાં આવ્યા છે. અને એની સાથે શહેરની અંદર જ્યાં પણ આવી પાણીની સમસ્યાઓ ભરાવાની છે તો અમે અલગ અલગ વોર્ડની અંદર પ્રી મોન્સૂનના ભાગની કામગીરીના ભાગરૂપ અમે એ સ્થળની મુલાકાત કરીશું અને ત્યાં જરૂરી સૂચનોના આધાર પર શું કરી શકીએ એ વિષયમાં નિર્ણય કરીશું. એ જોઈએ છે તો આને ઉપર કરીએ છીએ આપણે ઇમિડિયેટ તમારો અહીંયા રોડ ઘટે એના માટે આ વસ્તુ ક્લિયર કરીએ. पिछले दिनों वडोदरा के रेलवे गरनाले में भीषण आग लग गई थी और ऐसी ही भीषण आग आज सुबह यार्ड में खड़ी मेमू ट्रेन में लग गई, जो द बर्निंग ट्रेन की याद दिला रही थी. आज सुबह वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट यार्ड पे खड़ी मेमू ट्रेन में संदिग्ध रूप से आग लगने से अफरा तफरी देखी गई. आग ने तेजी से फैलते हुए देखते ही देखते ट्रेन के 3 डिब्बों को चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी पाकर रेलवे के अधिकारी और दमकल के जवान मौके पर पहुंचे. 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन के 3 डब्बे जलकर खाक हो गए थे. ट्रेन खाली होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुर्घटना के चलते बांद्रा से हरिद्वार जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस को वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया. एहतियात के भागरूप रेलवे लाइन पर बिजली आपूर्ति भी रोक दी गई. सुबह करीबन 5:45 पर यह आग लगी थी, जिसकी जानकारी गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ब्रिजेश चंद्र ने रेलवे कंट्रोल रूम में की थी. इसके बाद चंद मिनटों में रेलवे के अधिकारी और चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट अपने जवानों के साथ मौके पर पहुंचे. रेलवे के डीआरएम समेत के उच्च अधिकारी भी फौरन मौके पर पहुंचे और मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. ये आगजनी की घटना, ये जो ट्रेन मेमू ट्रेन है वो 10 दिन से यहाँ पड़ी हुई थी और मॉर्निंग में 5-5:30 के आसपास यहाँ के जो आरपीएफ के जवान हैं उनको पता चला और उसमें आग लगी थी. अभी हमने अपनी ओर से तहकीकात शुरू की है, एफएसएल को बुलाया है. एफएसएल का जो ओपिनियन है उसके बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।